हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ोतक के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो दृढ़ोतक है वह एक सरल स्थायी ऊतक है। इस ऊतक की जो शब्द है स्क्लेरेन्काइमा, उसकी उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक शब्द स्क्लेरोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है दृढ़ या मजबूत। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह जो ऊतक है वो दृढ़ या मजबूत कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और ये दृढ़ता जो है आती है लिग्निन के जमाव के कारण। इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं की जो भित्ति है या सेल वॉल है, उस सेल वॉल के ऊपर जमाव हो जाता है लिग्निन का। धीरे धीरे जब ये जमाव बढ़ता चला जाता है तो ये जो कोशिकाओं की सेल वॉल है वो काफ़ी मोटी हो जाती है। और इससे मोटी हो जाने के कारण जो कोशिका की भित्ति लूमेन है, वो लूमेन या जो गुहिका है वो धीरे धीरे बहुत कम या लगभग बंद हो जाती है। और साथ ही साथ ये जो लिग्निन का जमाव जब भित्तियों पर हो जाता है तो जल के प्रति अपारगम्य होने के कारण इस लिग्निन के, तो जल जो है वो अंदर पहुंच नहीं पाता और इन सभी कारणों से जो कोशिका है वो मृत हो जाती है। और इसीलिए ये जो दृढ़ोतक है वो मृत कोशिकीय ऊतक है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें तो इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत होती हैं। दृढ़ोतक की जो कोशिकाएं हैं साथ ही साथ विभिन्न आकार आकृति की भी पाई जाती हैं। इसी कोशिकाओं की तो दो प्रकार की कोशिकाओं को हम इनमें बांट सकते हैं। पहले हैं दृढ़ोतक की तंतु और दूसरी हैं अस्टिल या दृढ़ कोशिकाएं। सबसे पहले बात करेंगे हम दृढ़ोतक की तंतु की। तो जैसा कि नाम से हमें इसके पता चल रहा है कि ये जो तंतु हैं वो लंबी पतली तंतुनुमा कोशिकाएं होती हैं। और साथ ही साथ इनके जो सिरे होते हैं वो नुकीले पाए जाते हैं। इनकी जो लंबाई है वो उसमें काफ़ी वेरिएशंस हमें जो है देखने को मिलते हैं। जूट, अलसी, रेमी ये ऐसे पादप हैं जिनमें इनकी लंबाई 55 सेंटीमीटर तक हो सकती है। विशेषकर बात की जाए तो बोहेमेरिया, नीविया, रेमी में। और ये जो है वो व्यापारिक महत्व के भी होते हैं। सामान्य तौर पर इनकी जो लंबाई होती है वो 1 से लेकर के 3 mm लंबी होती है। तंतु का अगर आप डायग्राम देखें तो आप देख सकते हैं कि तंतु में जो है थिक सेल वॉल पाई जाती है, क्योंकि लिग्निन का जो जमाव है वो कोशिका भित्ति पर हो जाता है, जिसके कारण इनकी जो कोशिका भित्ति है वो बहुत मोटी हो जाती है। साथ ही साथ जल के लिए अपारगम हो जाती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इनकी लूमेन है या कोशिका की जो गुहिका है वो बहुत ही सक्रिय हो जाती है और इसमें जो है प्रोटोप्लाज्म या जीवद्रव्य नहीं पाया जाएगा। इसीलिए ये जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत हो जाती है। तो तंतु जो हैं, अब बात ये कर लेते हैं कि तंतु ये पाए कहाँ जाएंगे। दृढ़ोतक के तंतु पादपों के वलकुट, विशेषकर कहें तो बाह्य वलकुट जो विशेषकर हाइपोडर्मिस के क्षेत्र में, पेरिसाइकिल और संवहन ऊतकों में ये उपस्थित होते हैं। मोनोकोट्स में अगर हम बात करें तो हाइपोडर्मिस, साथ ही साथ बंडल सीट्स में ये पाए जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहले हैं जाइलम अथवा काष्ठीय तंतु और दूसरे हैं फ्लोएम तंतु या बास्ट फाइबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जाइलम या काष्ठीय तंतुओं की। जाइलम जो तंतु हैं, यह तंतु जाइलम क्षेत्र में पाए जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं जाइलम जो होता है वो 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। उनमें से एक फाइबर भी होता है। तो जाइलम जो तंतु हैं वो विशेषकर हम सेकेंडरी जो जाइलम होता है उसमें पाए जाते हैं। ट्रैकिट्स के साथ में पाए जाएंगे ये। और दूसरे जो तंतु हैं फ्लोएम तंतु या बास्ट फाइबर, ये तंतु जाइलम के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र है जैसे कि फ्लोएम है, वलकुट है, इनमें पाए जाते हैं। और यह खोखली बेलनाकार रचना के रूप में पाए जाते हैं। इनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो यही हैं। कुछ पादपों में ये, जैसे कि कुकुरबिटा और एरिस्टलोकिया में, ये पेरिसाइकिल में भी पाए जाते हैं, तो इसलिए इनको पेरिसाइकिल फाइबर भी कहा जाता है। इनके जो सिरे होते हैं वो तीक्ष्ण होते हैं, मतलब पैने होते हैं। और साथ ही साथ ये आपस में फंसे हुए होते हैं, जिससे कि इनको
एक दूसरे से अलग करना काफ़ी कठिन काम होता है। और ये जो पूरा तंतु जो समूह होता है फ्लोएम फाइबर्स का या बास्ट फाइबर का, वह कह सकते हैं कि व्यापारिक महत्व का होता है, व्यावसायिक महत्व का होता है और ये काम में आते हैं। अब बात कर लेते हैं हम अस्थिल या दृढ़ कोशिकाओं की। इंग्लिश में इनको कहें तो स्क्लेरिट्स अथवा स्टोन सेल्स। ये कोशिकाएं जो होती हैं वो मोटी और दृढ़ कोशिका भित्ति युक्त होती हैं। साथ ही साथ इनकी जो कोशिका गुहा होती है वो काफ़ी सक्रिय होती है और इनकी जो आकृति रहती है वो भी भिन्न भिन्न आकृति की पाई जाती हैं। साथ ही साथ आकार भी इनका अलग अलग होता है। ये जो कोशिकाएं होती हैं वो पादप के अधिकांश जो दृढ़ जो सख्त हिस्से होते हैं उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि बहुत से जो फ्रूट्स हैं, बादाम है, नारियल है, नाशपाती है। इनके जो अस्थिल फलों के जो गूदे हैं, बाह्य चोल हैं, उनमें ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ एक बीजपत्री पादपों में भी हमें ये देखने को मिलती हैं। इसकी अगर हम बात की जाए प्रकारों की तो आप देख सकते हैं कि ये कई प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें पहली जो है वो है ब्रैकिस्क्लेराइड्स या समव्यासी दृढ़तक। समव्यासी जो दृढ़तक हैं ये कोशिकाएं एक समान व्यास वाली लगभग दृढ़ कोशिकाएं होती हैं और ये कोशिकाएं मिलेंगी फलों के गूदों में, विशेषकर कहें तो नाशपाती में मिलेंगी और मज्जा, फ्लोएम, वलकुट, परिचरम और अनेक जो अस्थिल फल हैं उनके गूदों में भी यह पाई जाती हैं। दूसरा प्रकार है वृद्धृतक या मैक्रोस्क्लेरोइड्स। ये कोशिकाएं जो हैं वो दीर्घित होती हैं, वे छड़ाकार होती हैं और यह पाई जाती हैं नारियल के एंडोकार्प में। साथ ही साथ ये मटर, चना इत्यादि में भी जो है उसके आउटर सीड कोट में भी हमें देखने को मिल जाती हैं। तीसरी है इसमें अस्थि दृढ़तक या ऑस्टियोस्क्लेरोइड्स। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इनकी जो आकृति होती है वो अस्थि जैसी होती है। डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि ये जो सी में आप डायग्राम देख रहे हैं, इस तरीके से जो है इनकी आकृति पाई जाएगी अस्थि दृढ़तक की। ये जो कोशिकाएं हैं वो मटर के बीज चोल में पाई जाती हैं। और चौथा है तारा दृढ़तक या एस्टेरोस्क्लेरोइड्स। इनकी जो आकृति होती है वो इस तरीके से स्टार के समान या तारे के समान होती है और ये पाई जाती हैं निम्फिया के पर्णवृंत में। और लास्ट में है हमारा ट्राइकोस्क्लेरोइड्स या तंतुमय दृढ़तक। ये तंतुमय दृढ़तक की जो कोशिकाएं होती हैं वो आप देख सकते हैं किस तरीके से तंतुनुमा होती हैं और यह पाई जाएंगी जैतून और केले की पत्ती में पाई जाती हैं। तो ये जो है वो दृढ़ कोशिकाओं के प्रकार हैं, जिनमें से हमने ये देखा कि ये जो हैं समव्यासी दृढ़तक हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं कि समान व्यास वाली कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं बी वाली, ये वृद्ध दृढ़तक या मैक्रोस्क्लेरोइड्स हैं। साथ ही साथ कुछ फल जैसे नाशपाती के गूदे में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, अकेली जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनको हम ग्रिड सेल्स भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इनके कार्यों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो जाइलम फाइबर दृढ़तक के तंतु हैं उनका कार्य क्या होता है। तो दृढ़तक के तंतुओं के कार्य की अगर बात की जाए तो ये जो तंतु हैं वो उनका मुख्य जो कार्य देने का होता है, पादप अंगों को यांत्रिक सहायता या मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं और इनकी सहायता से पादप जो है वो तेज़ हवा के कारण जो दबाव है, खिंचाव है या छोटे मोटे जो आघात हैं उनको सहन कर पाता है। साथ ही साथ जब पत्ती में ये पाए जाएंगे तो ये तंतु उन्हें दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो हमने बास्ट फाइबर के बारे में पढ़ा था, तो जो बास्ट फाइबर जो होते हैं वो इनका व्यावसायिक उपयोग किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो मानव उपयोगी जो सामग्री है जैसे कि रस्सी, सूतली, बोरी, चटाई, ये सभी बनाने के इसमें काम में आते हैं। एक बीजपत्री तंतु भी जैसे कि जो मूसा और अगेव से प्राप्त किए जाते हैं वो भी मानव उपयोगी सामान बनाने के काम में आते हैं।
दृढ़ कोशिकाओं की बात करें कार्यों की, तो दृढ़ कोशिका जो है वो पादप अंगों को यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करने का कार्य करती हैं, और साथ ही साथ चूँकि ये बीजावरण में पाई जाती हैं, छाल में, फल भित्ति में इनमें मौजूद रहती हैं, तो इन्हें जो है वो कठोरता प्रदान करती हैं और साथ ही साथ जो पादप के आंतरिक ऊतक हैं उनकी रक्षा करने का कार्य भी यह करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऊतक, दृढ़ ऊतक।